बिना किसी देर के शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। विद वेरी बेसिक्स वी आर स्टार्टिंग। वाई वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स? ताकि हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 जो हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हम एकदम बेसिक्स से कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं और आपके कोर्स में भी है ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले जो चीज़ हम समझने वाले हैं वो यह है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज़ द लॉ दैट गवर्न्स हाउ इनकम इज़ टैक्स्ड इन इंडिया। किस तरीके से जो भी इनकम है, जो भी इंडिविजुअल्स को इनकम होती है, किस तरीके से हम उस पर टैक्स लगाएंगे, हाउ द इनकम इज टैक्स्ड इन इंडिया, यही काम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर हम मोटा मोटा कहें इनकम टैक्स का एक लॉज लाती है, बहुत सारी लॉज हैं ऐसी जो कि ये गवर्न करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि इफ़ एन इंडिविजुअल इज गेटिंग अ सैलरी, इफ़ एन इंडिविजुअल इज गेटिंग पेड, इंडिविजुअल की अगर कोई इनकम है और वो स्लैब में है तो वो प्रॉपर स्लैब, जो भी उसकी स्लैब में है, द वॉट एवर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टैक्सेस, वो सबमिट वो कर रहा है गवर्नमेंट को। सो दैट्स व्हाट द इनकम टैक्स एक्ट गवर्न्स। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। इट वॉज इनेक्टेड ऑन 1 अप्रैल 1962। तो 1 अप्रैल 1962 को इसको इनेक्ट किया गया एंड देन इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। And this act is the base for all the rules related to the computation, collection and recovery of income tax. तो ऑफ कोर्स ये जो एक्ट है आपकी इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये बेस है फॉर ऑल द रिलेटेड लॉज या रूल्स, चाहे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो कि किस तरीके से हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा है टैक्स। कल को आप जॉब करोगे, आपको भी आईटीआर फाइल करना होता है। टैक्स से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं अपने आप में एक सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है। सो जितने भी रिलेटेड रूल्स और लॉज हैं वो सारी इसी के अंतर्गत आती हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आती हैं। ऑल द बेसिक रूल्स रिलेटेड टू मे बी द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स, the collection of tax, also the recovery of income tax. Every year the act is updated through the financial act. अच्छा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ की आप अभी चिंता मत करो। अभी आपको करना ये है कि अगर आपके पास कोई कॉपी है, आपके पास कोई डायरी है, तो उसमें यू जस्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स। अगर नहीं लिख रहे हो तब भी चलेगा, आप ध्यान से समझो, बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है? ध्यान से समझो, बस सुनो मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ। सो हर साल, बस सुनना है आपको, नोट्स इस तरीके से बनाया आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हर साल ये एक्ट जो है ये अपडेट होता है थ्रू द फाइनेंस एक्ट, जिसको यूनियन बजट में कहीं ना कहीं अनाउंस किया जाता है। सो इवन दो द एक्ट केम इन 1961, इट्स नॉट स्टैटिक, it is flexible because economy is changing, everything is changing, market is changing, so accordingly laws may be change होते रहते हैं। So it keeps changing, मोटा मोटा it's gonna be same but it keeps changing, it's not static depending on the economic needs and government policies। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रोविजंस देखने को मिलेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ इनकम आर टैक्सेबल, किस तरीके की इनकम जो है वो टैक्सेबल है, क्या इनकम है वो टैक्सेबल है, क्या है वो नहीं टैक्सेबल है। विल टॉक अबाउट इट इन लेटर स्लाइड्स एज वेल। हु हैज़ टू पे द टैक्स, किसको टैक्स पे करना है, कौन टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, हाउ द टैक्स इज कैलकुलेटेड, कौन कितना टैक्स भरेगा, कौन किस स्लैब में आएगा, क्या स्लैब्स हैं, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा, एंड क्या एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अलाउड हैं, ड्यू डेट्स, पेनल्टीज, असेसमेंट्स, अपील्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन प्रोविजंस में आती हैं। Now the administration, the one who actually care for these act, the rules, the guidelines, it is handled by basically CBDT, which is your Central Board of Direct Taxes. If it is a MCQ, multiple choice question, उसमें पूछा जा सकता है कि ये जो भी इनकम टैक्स की एक्ट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करता है, CBDT करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अंडर आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है? सो यहां से हमने पहला अपना टॉपिक कवर कर लिया, विच इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड विद दिस
we can move on and we can talk about definition of person. हम बात करेंगे definition of person की. सेक्शंस आपको ये मोटे मोटे याद रखने हैं. सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31. दिस इज योर section for person. Now income tax में the term person is very important because tax is not charged on income as a whole, it is charged on a person who earns that income. और ये बहुत important बात हो जाती है अपने में ही. मैंने क्या बोला? Tax is not charged on income as a whole, it is charged on person who earns that income. देखो ये बात तो सही है. Ultimately we'll see क्या इनकम है उस पर्टिकुलर पर्सन की जो कि अर्न कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की who's earning something, और we वो whichever slab it is in we will accordingly charge whatever the income tax is. But it is very important to understand here कि पर्सन क्या होता है, कि पर्सन का कंसेप्ट यहीं से आता है. इन अंडरस्टैंडिंग दिस कि टैक्स इज नॉट चार्ज्ड ऑन इनकम एज अ होल बट वी आर एक्चुअली चार्जिंग इट ऑन अ पर्सन हु अर्न्स दैट इनकम. वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जो उस इनकम को अर्न कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं. तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें पर्सन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पर्सन में क्या क्या आता है? पर्सन में कोई भी इंडिविजुअल आता है, a single human being, like it can be Ramesh, it can be Sita, it can be Ram, it can be Anmol, आप हो सकते हो. So a single human individual. It can be an HUF, it can be a Hindu undivided family. Hindu undivided family कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो. It is a joint family which consists of persons like legally descendant चले आ रहे हैं, जो कि from common ancestor, दादा महाराजा, दादा परदादा के टाइम से. ठीक है. सो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली टाइप ऑफ consisting of people who lineally descended from a common ancestor. देन कंपनी होती है. कंपनी भी आती है आपकी पर्सन में. कंपनी यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जैसे कोई भी टाटा कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, डेलॉयट हो गई, जितनी भी कंपनीज हैं. देन फर्म मतलब एक पार्टनरशिप फर्म विच इज रजिस्टर्ड और मे बी अनरजिस्टर्ड, बट इट इज ऑल्सो अंडर पर्सन और एलिजिबल है फॉर पेइंग द टैक्सेस. Association of person, AOP, a group of people who come together basically to earn income jointly, like a housing society. Then BOI, body of individual, kind of similar to AOP but may or may not have a common intention, unlike association of person may. So they are associated for a common goal, but in body of individuals they may or may not have a common intention to earn income. Then local authority like municipal corporation, panchayats, etc. and artificial judicial person, entities basically that are not human beings but are recognized by law as persons, like a university or maybe TD. So ये सारे ही person के अंतर्गत आते हैं. Now इस क्लासिफिकेशन की मदद से एक गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं बहुत हेल्प होती है इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन टैक्स भरेगा, कौन टैक्स नहीं भरेगा. उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि उनका एक्सेसी कौन है, उनका टैक्स पेयर कौन है. सो दिस क्लासिफिकेशन डेफिनेटली हेल्प्स द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सेसी, बिकॉज टैक्स रेट्स, exemptions and rules differ for each category. Of course it differs for each category. It is going to be different for a company, it is going to be different for an individual, it is going to be different for a firm or a company or a local authority or a HUF or a Hindu divided family. And that is the reason ki it really helps the government to understand the type of accessee. Accordingly they'll handle the tax rate, exemptions and rules. Now let's come to another topic where we're going to talk about gross total income, GTI, and then we're going to talk about total income. ठीक है, GTA नहीं है ये, it's gross total income, it's not GTA. So before you calculate how much tax is payable, you first need to calculate the income properly. तो देखो साफ सीधी बात है, अगर आपको निकालना है कि भाई एक पर्टिकुलर बंदे की इंडिविजुअल, एक कोई इंडिविजुअल है, उसकी इनकम लेट सपोज है वो कमा रहा है साल में लेट सपोज 25 लाख, ठीक है, 25 लाख उसकी इंडिविजुअल है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. तो अगर हमें निकालना है कि वो पर्टिकुलर बंदा जिसकी इनकम सालाना कितनी है, 25 लाख है, वो कितना टैक्स पे करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी इनकम को कैलकुलेट करना होगा प्रॉपरली.
And there comes the concept of gross total income and total income. Now, gross total income क्या होता है? Let's try to understand this. It is the aggregate income computed under the 5 heads of income before making any deductions under chapter 6A. बिना डिडक्शंस के, बिना डिडक्ट किए हुए किसी भी तरीके के अमाउंट को, whatever the aggregate income which is calculated under the 5 heads of income. And what are these 5 heads of income? Income from salary, income from house property, income profit and gains from business or profession, capital gains, income from other sources. So जो भी aggregate income हम calculate करेंगे under the 5 heads of income without making any deductions, बिना किसी deductions के आप you have to calculate the total income, the aggregate income under the 5 heads of income, which is income from salary, income from house property, income from income profit and gains from business or profession, capital gains, income from other sources. That is what your gross total income is. Once income is calculated under each head, income from salary, this much. Income from house property, this much. Profit and gains from business or profession, this much. Capital gains, this much. Income from other sources, this much. You add them up, that becomes your gross total income. So I hope this is clear to you कि gross total income क्या है. Gross total income basically क्या है? It is the aggregate income. It is the total income which is calculated under the 5 heads of income बिना किसी डिडक्शन के. जब unless you are not doing deduction, जब तक आपने डिडक्शन नहीं किया है तब तक जो भी आपने एग्रीगेट आपकी इनकम का है अंडर द 5 हेड ऑफ सेक्शन इनकम, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम. So once that income is computed or calculated under each head, you add them up and that is your gross total income. But what about total income? This is the amount after deducting all eligible deductions under chapter 6A. और चैप्टर 6A में बहुत सारी आती है, विल टॉक अबाउट इट इन लेटर स्लाइड्स. सेक्शन 80C हो गई, सेक्शन 80D हो गई. सो होता क्या है, जब आप डिडक्ट करते हो जितनी भी एलिजिबल, जिन भी डिडक्शंस के लिए आप एलिजिबल होगे, सो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एलिजिबल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A लाइक 80C, 80D from the gross total income, that is your final taxable amount, जिस पर टैक्स आपका लिया जाएगा, जिस पर टैक्स आपका कैलकुलेट होगा. I hope this is clear to you. So टैक्स जो है ये हमेशा हमें समझना होगा, टैक्स कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम पे कैलकुलेट नहीं होता. टैक्स हमेशा कैलकुलेट होता है टोटल इनकम पर. समझे बात को? टैक्स हमेशा कैलकुलेट होता है टोटल इनकम पर. एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं बात को. लेट्स सपोज आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी से आपको इनको जो भी इनकम आ रही है वो है 4 लाख. हाउस प्रॉपर्टी जो भी आपकी इनकम है रेंट वगैरह से, लेट्स सपोज आपको 1 लाख आ रहा है. कैपिटल गेन आपको मान लो हो रहा है 50,000 और जो भी आपको अदर इनकम हो रही है वो हो रही है 50,000. तो टोटल आपकी इनकम हो गई. इन सबका जो भी 5 हेड्स में आ रहे हैं आपके इनकम के, उन सबका सम विच इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, विच इज हियर इन दिस केस इज 6 lakhs. फिर आप क्या करोगे, उसमें जो भी डिडक्शंस हैं, लेट्स सपोज डिडक्शन अंडर 80C आपने लगा दिया 1 लाख, वो लेस हो गया. सो आपकी जो डिडक्शन हुई उसके बाद जो आपकी इनकम हुई वो होती है आपकी, क्या होती है, टोटल इनकम. टोटल इनकम हो गई 5 लाख. 5 लाख पे टैक्स कैलकुलेट होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये कंसेप्ट क्लियर करने का एक मतलब था मेरा कि भाई क्या आपको समझ में आ जाए कि भाई किस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, ग्रॉस टोटल इनकम पर या टोटल इनकम पर. तो टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होता है. आगे चलते हैं, बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की. सेक्शन सी के अंतर्गत ही आता है. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन इनकम टैक्स एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस ही डिसाइड करेगा किसी इंडिविजुअल का कि कितनी इनकम उसकी टैक्स्ड होगी इंडिया में. So that is the reason it is very very important, because residential status of a person determines how much of their income will be taxed in India. कितनी इनकम पे टैक्स लगने वाला है ये उस इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है. फॉर इंडिविजुअल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. एक होते हैं रेजिडेंट, एक होते हैं नॉन रेजिडेंट, NR.
एक होते हैं रेजिडेंट, एक होते हैं नॉन रेजिडेंट, एनआर। रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। यहां तक क्लियर है आपको कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस ही किसी बंदे का, किसी इंडिविजुअल का ये बताएगा कि कितनी इनकम उसकी टैक्स्ड होगी या कितना टैक्स उसकी इनकम पर लगेगा। तो अब इंडिविजुअल्स के लिए देयर आर टू, बेसिकली देयर आर टू इंडिविजुअल्स, एक होता है भाई रेजिडेंट, एक होते हैं नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट इंडिविजुअल को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एक होता है आरएनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सो टू बेसिकली चेक कि इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट, दो कंडीशंस, या हम कह सकते हैं कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, वो फॉलो होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो सो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस। If any one of the condition is satisfied, that the person is we will say that the person is a resident. So to check if a person is resident, any one of the conditions should be satisfied. पहली condition कि the individual is in India, individual India में है for 182 days or more during the previous year. प्रीवियस ईयर को हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा के टाइम तक के लिए रहा। दूसरी कंडीशन, द इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 ईयर्स प्रीसीडिंग दैट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, और उससे भी पहले 365 days, you know, in 4 years preceding that year, basically. So any one of the condition, if any one of the condition is satisfied out of these two, we can say that the person is a resident. If none of the conditions are satisfied, then the person is said to be non-resident. Further classification हमने देखा, एक है ROR, एक है RNOR. So that is on the based on you know whether the person was a resident in 2 out of the last 10 years and whether the stay in India was 730 days or more in the last 7 years. But फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि किसको हम रेजिडेंट कहेंगे, किसको नॉन रेजिडेंट कहेंगे। ROR और RNOR पे इतना मत जाओ। To check if the person is resident, following conditions must be I would say satisfied, any one of them. पहला, the individual is in India for 182 days or more during the previous year, और दूसरा कि individual is in India for 60 days or more during the previous year and 365 days or more in the 4 years preceding that year. तो अब हम बात करते हैं for companies. इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट, रिमेंबर दिस। तो कंपनीज के लिए पहली बात कि इंडियन कंपनी जो होगी वो हमेशा रेजिडेंट होगी। अ फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया ओनली अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया में सिचुएटेड है। इफ नॉट, इट्स नॉट गोना बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। बट अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से होली सिचुएटेड इन इंडिया, देन इट्स गोना बी अ रेजिडेंट। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस? रेजिडेंट्स आर टैक्स्ड ऑन देयर ग्लोबल इनकम। इफेक्ट यही है कि जो रेजिडेंट्स होते हैं इनको हमेशा ग्लोबल इनकम पे टैक्स किया जाता है, यानी कि वट एवर देयर इनकम इज इन इंडिया, वट एवर देयर इनकम दे हैव अर्नड इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, उस पर टैक्स होगा रेजिडेंट्स के लिए। सो दे आर टैक्स्ड ऑन देयर ग्लोबल इनकम, दैट इज वट एवर द इनकम अर्नड इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया। But non-residents, they are taxed only on the income earned or received in India. तो जो non-residents हैं उनको जो है, उन पर जो है कहीं ना कहीं टैक्स लगेगा सिर्फ उस इनकम पर जो कि इंडिया में अर्न हुई है या रिसीव हुई है। ये समझने वाली बात है। बट रेजिडेंट्स जो होंगे वो ग्लोबली भी जो भी उनको इनकम हो रही है या जो इंडिया में हो रही है वो तो है ही है, उस पर ग्लोबल इनकम पर कहीं ना कहीं टैक्स लगेगा। बट नॉन रेजिडेंट्स पे दे आर टैक्स्ड ओनली ऑन द इनकम अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया। सो दैट्स द थिंग, दैट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विकली इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो अंडर सेक्शन 10 हम इस बात की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। कुछ इनकम को टैक्स से
फ्री रखा गया है, एग्जेम्प्ट करके रखा गया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड these are included, these are excluded, I am really sorry, these are excluded from the total income. तो कुछ कॉमन एग्जेम्प्ट इनकम्स जो हैं उसमें आपको पता भी होगा कुछ, सबसे पहले आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी पार्टनरशिप फर्म के थ्रू है वो आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में, देन स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट इनकम, ग्रेचुइटी हो गई जो कि पार्शियली एग्जेम्प्ट होती है फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज जिसके बारे में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में बताया गया है, लीव इनकैशमेंट हो गया, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, और ये सारे प्रोविडेंट फंड पीएफ विड्रॉल जब आप करते हो तो दे आर सब्जेक्ट टू लिमिट्स, एंड दीज एग्जाम्पशंस आर गिवन टू रिड्यूस बेसिकली द टैक्स बर्डन एंड encourage the certain economic and social goals as well. So these are some common exempt income. Agricultural income हो गई, share of profit हो गया from a partnership firm, scholarship हो गई, gratuity हो गई, और leave encashment हो गया, pension, PF वगैरह हो गया. Quickly let's talk about agricultural income. Section 2 subsection 1A important है. Agricultural income means income which is earned from land that is used for agricultural operations and is situated in India. Agricultural income हम उस income को कहेंगे अगर वो income हम earn कर रहे हैं from a land जहां पर हम agricultural practices कर रहे हैं, कुछ agriculture से related कर रहे हैं. So this can be rent or revenue from agricultural land, वो भी आपका agricultural income में आएगा. This can be income from the sale of crop and this can be income from farm buildings which is used for storing produce. So सारा कुछ आपके agricultural income में आएगा. Now section 10 subsection 1 यहाँ पर आती है आपकी एक important बात. It clearly states that agricultural income is fully exempt from tax. तो ये जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है ये सीधे सीधे और एकदम क्लियरली मेंशन करता है कि भाई जो एग्रीकल्चरल इनकम है, जो भी आपको इनकम होगी फ्रॉम दीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वो जो है वो लॉ में पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है. हाउएवर देयर इज आल्सो वन स्पेशल रूल. लाइक लेट्स सपोज अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी दोनों इनकम है, भाई वो एग्रीकल्चरल इनकम भी कमा रहा है, उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, and let's say if the non agricultural income is more than whatever he is getting from the agricultural income. Let's suppose if a person has both agricultural and non-agricultural income, and if the non-agricultural income is more, then the basic exemption limit is going to be there, like 2.5 lakh for individuals. Then agricultural income is used for tax rate calculation, but only if an individual is having both kind of income, agricultural income as well and non-agricultural income as well, और उसमें भी if the non-agricultural income is more than the agricultural income, in that case only 2.5 lakh for individual is going to be the basic exemption. So ये जो है ये कहीं ना कहीं partial integration भी कहलाता है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स सपोज आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 5 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम आपको हो रही है 2.5 लाख. तो ऑब्वियसली हियर इन दिस केस आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम से ज्यादा है. तो नॉन एग्रीकल्चरल सिंस ज्यादा है एग्रीकल्चरल इनकम से, सो द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. बट द थिंग इज कि यहां पर भी जो टैक्स कैलकुलेट होगा एज इफ द इनकम इज 7,50,000. टैक्स कैलकुलेट होगा 7,50,000 पे. हम कंसीडर करेंगे कि इनकम जो है वो क्या होगी 7,50,000. समझे बात को. बट लेटर ऑन टैक्स जो है 2.5 लाख पे, जो कि अभी हमने पढ़ा था यहां पर कि if a person has both agricultural and non-agricultural income, then agricultural income is used for tax rate. If a person has both agricultural and non-agricultural income, and if the non-agricultural income is more than the basic exemption limit 2.5 lakh for individual, then agricultural income is used for tax rate calculation. So what we'll do is अगर non agricultural income 5 लाख थी, agricultural income 2.5 लाख थी, तो tax calculate करेंगे हम 5 लाख पे, but tax rate will be calculated as if, हम कंसीडर करके रखेंगे कि as if जो भाई हमारी इनकम है वो एक्चुअली में कितनी है 2.5 लाख बढ़ा के 7.5 लाख है. तो 7.5 लाख पे हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं टैक्स कैलकुलेट करेंगे. बट बाद में 2.5 लाख पे जो टैक्स है, टैक्स ऑन 2.5 lakhs, that will be subtracted.
So that's how we apply this partial integration here. So ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशल प्रोविजन है अंडर एग्रीकल्चरल इनकम. तो ये हो गई आपकी यूनिट 1 कवर. हम मिलेंगे आपसे यूनिट 2 पे. यूनिट 2 पे अगेन हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. And yeah, you can mail me as well. So yeah, see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.